हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे सौरमंडल में 1000 से भी ज़्यादा ब्लैक होल मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और क्या कभी आपने नरक की आवाज़ सुनी है? यदि नहीं तो जरा सुनिए। जी हाँ, यही थी नरक की आवाज। पर कैसे? आज के साइंस एंड फैक्ट सीरीज के एपिसोड में हम ऐसे ही फैक्ट्स जानने वाले हैं। साथ में आज मैं आपको सैटर्न के बीच मिले एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसने सैटर्न के रिंग के बीचों बीच 325 किलोमीटर का गैप बनाया हुआ है। इन सभी फैक्ट्स को डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हमारे सौरमंडल में मौजूद हमारी धरती से करीब 50 से 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली एक डिस्क की सैर पर। इस डिस्क का नाम है स्कैटर डिस्क। स्कैटर डिस्क यह भी एस्ट्रॉयड बेल्ट व कुइपर बेल्ट की ही भांति एक गोलाकार डिस्क है और इस डिस्क की शुरुआत कुइपर बेल्ट की एज से यानी सूरज से तकरीबन 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से शुरू होती है। यहाँ के सभी ऑब्जेक्ट्स आइस, मीथेन, अमोनिया और पानी के बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स आइस यानी जमी हुई बर्फ के बने हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे खगोलविदों को इस डिस्क के बारे में कुछ ज़्यादा खासा नॉलेज नहीं है, लेकिन इस एरिया में सबसे पहला ऑब्जेक्ट साल 1996 में डिस्कवर हुआ था और इस जगह पर खोजे गए पहले पिंड का नाम है TL66, जिसका डायमीटर तकरीबन 344 किलोमीटर का है और यह भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। लेकिन इसके अलावा इस डिस्क में हमें और भी पिंड मिले हैं, जिनमें से सबसे खास है एरिस। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। यह हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा मैस वाला और साइज के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। इसकी खोज साल 2005 में वैज्ञानिक माइक ब्राउन के द्वारा की गई थी। इसके पास अपना एक चांद भी है, जिसे आज हम डिस्नोमिया के नाम से भी जानते हैं। और एरिस के मून डिस्नोमिया की खोज के साथ यह उस समय पर सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर का ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अभी हाल ही में ही यानी 21 फरवरी साल 2019 को वैज्ञानिकों ने सूरज से करीब 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर एक फार आउट नाम के ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है और यह अभी तक का सौरमंडल में ऑब्जर्व किया गया सबसे दूर स्थित ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, अब जरा आप इस आवाज को सुनिए। जी हाँ, यही नरक की आवाज है और इसे रिकॉर्ड किया गया था साल 1983 के आसपास। चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। बात है साल 1970 की, जब रूस में एक गड्ढे को खोदने की शुरुआत की गई थी। इस गड्ढे को खोदने का मकसद था कि धरती की सबसे भारी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, वो कैसे बनी थी यह जानना। और उस समय पर यह माना जाता था कि धरती के नीचे नरक मौजूद है और इसीलिए खुदाई करने वाले इंजीनियरों ने ड्रिल मशीनों में ऑडियो माइक लगा दिए थे। करीब 13 साल की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने करीब 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद डाला और इस गड्ढे को नाम दिया गया कोला सुपर डीप बोर होल। इस गड्ढे में वैज्ञानिकों को बहुत सारे फॉसल और भी कई रहस्यमयी वस्तुएं प्राप्त हुई, लेकिन जो सबसे कीमती वस्तु या कहें तो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो थी उस गड्ढे के नीचे मिली लूनार चट्टान। जी हाँ, यह वह चट्टान है जिससे हमारा चांद बना है और यहाँ यह कन्फर्म हो गया कि चांद का निर्माण हमारी धरती से ही हुआ है, यानी कभी चांद भी हमारी धरती का ही हिस्सा हुआ करता था। परंतु साल 1989 को तकरीबन 12,262 मीटर की खुदाई के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। पर आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण था वो डरावनी आवाज। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि 12 किलोमीटर से ज़्यादा खोदने के बाद पत्थरों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ का तापमान
356 फ़ारेनहाइट यानी करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिस कारण हमें इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था और साल 1995 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का ज्वेलरी कहे जाने वाला प्लैनेट सैटर्न की रिंग्स के बीच में एक गैप भी मौजूद है, पर आखिर इसका कारण क्या है? यहीं से शुरुआत होती है पैन की। मैं बात कर रहा हूँ पैन, जो कि एक मून है, जो कि हमारे सैटर्न का ही एक चांद है और इसकी रिंग के बीचों बीच मौजूद 325 किलोमीटर के गैप का जिम्मेदार भी। इस पैन मून की खोज 16 जुलाई साल 1990 में की गई थी और देखने में यह एक अखरोट जैसा दिखाई देता है। साथ साथ में इसे पैन सैटेलाइट भी कहा जाता है। यह सैटर्न को 1,34,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है और यह आकार में 28 से 35 किलोमीटर के आकार का है और 13.8 घंटे में यह सैटर्न की एक परिक्रमा को पूरी कर लेता है। सैटर्न के रिंग सिस्टम में हमें जो सबसे पहला गैप मिला था वो था एन की गैप, और इस गैप का मुख्य कारण यही पैन मून है। यह एन की गैप सैटर्न के आउटर एज में मौजूद है, जो कि करीब 325 किलोमीटर चौड़ा है। यह पैन मून अपने यूनिक शेप और अपने ग्रेविटेशनल पुल के जरिए इस गैप को बनाए रखता है। दोस्तों, आप सभी ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में जरूर जानते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि इनसे कोई आकाशीय पिंड तो छोड़ो, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं बच पाती। ये आकाश में इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सी को आसानी से निगल जाएं। और एक थ्योरी के मुताबिक हमारा पूरा सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि हमारा पूरा यूनिवर्स भी एक ब्लैक होल के ही अंदर मौजूद है। लेकिन आज मैं आपको मिनी ब्लैक होल्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे पूरे सौरमंडल में हजारों छोटे छोटे ब्लैक होल्स मौजूद हैं या बिखरे हुए हैं। इन ब्लैक होल्स का आकार परमाणु के नाभिक के आकार से भी छोटा होता है। साथ में वैज्ञानिकों द्वारा यह माना जाता है कि ये ब्लैक होल बिग बैंग की शुरुआत से ही यहाँ मौजूद हैं और ये 5th डायमेंशन में रहकर स्पेस टाइम को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये ब्लैक होल इतने छोटे हैं कि इन्हें डिटेक्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन क्या हमें इनसे कोई खतरा है? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक होल्स अमर नहीं होते, इनकी भी एक निश्चित आयु होती है। ये ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन के कारण इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण इनका अंत होता है। बड़े ब्लैक होल्स को इवेपोरेट होने में करोड़ों सालों का समय लगता है, लेकिन इन मिनी ब्लैक होल्स को नष्ट होने में सेकंड के भी 1000वें हिस्से का समय लगता है। यानी इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लैक होल्स को और गहराई से जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें। वे साइंस एंड फैक्ट सीरीज के एपिसोड के लिए यहाँ पर। साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।